स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। जिस इश्यू पर मैं बात करने जा रहा हूं उसका कैप्शन मैंने दिया है, आजकल क्या सच है और क्या धोखा समझना बहुत मुश्किल है। जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं बहुत मुश्किल है। इस इश्यू पर बात करने के लिए इस टेबल पर बैठे हुए मुझे आधा घंटा हो गया। मैंने हर उस कुर्सी को फ़ोन किया, हर उस कुर्सी को चेयर किया कि आपका भी इसमें एक राय हम ले लेते हैं कि आपका क्या कहना है इस पर। मैं बात करने जा रहा हूं लद्दाख पर, मैं बात करने जा रहा हूं सोनम वांगचुक पर, मैं बात करने जा रहा हूं एक इंजीनियर पर, मैं बात करने जा रहा हूं एक सोशल एक्टिविस्ट पर। मैं ये जानना चाहता हूं, अक्सर बड़े सालों से जो आदमी एक पॉजिटिव छवि के साथ लद्दाख में रह रहा था, काम कर रहा था, वो अचानक देशद्रोही कैसे हो गया। मैं इस पर बात करना चाहता था। जो लद्दाख के हालात बने वो क्यों बने? क्योंकि जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूं, एक आपदा जरूर आई थी लद्दाख में जब बादल फटे थे। उस आपदा के बाद इस तरह का वायलेंस जो है, बड़े शांति प्रिय लोग हैं लद्दाख के, तो ऐसा क्या हुआ कि वो गुस्सा, वो एंगर, वो क्या दबाव था, वो क्या प्रेशर था जो अचानक फटा, और इसका जिम्मेदार कौन है? बस इस पर बात करनी थी मैंने आज। लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों को फोन में लाया। कईयों से बात भी हुई और कईयों से बात नहीं हुई, फोन नहीं उठाया। पता नहीं, अब मैं समझने में मैं थोड़ा असमंजस में हूं कि सच को पूरी तरह से सच की तरह बोल देना कभी नुकसानदायक भी होता है। वो जो मेरे साथ हो रहा है, मेरे से बात करके राजी ही कोई नहीं, कोई बात ही नहीं करना चाहता, कोई मुझे इंटरव्यू नहीं देना चाहता। वास्तव में जर्नलिज्म यही है। जब आपको लगे कि इसको कैसे रोका जाए, जब आपको लगे कि इससे कैसे बचा जाए, जर्नलिज्म वो है। जब आप जर्नलिस्ट के साथ सहज हो जाते हो, कंफर्टेबल हो जाते हो, वो जर्नलिज्म नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे खुशी भी है इस बात की कि मैं अपने प्रोफेशन के साथ इंसाफ कर रहा हूं। शुरू करते हैं। आप अगर कोई बात नहीं करेगा तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम बात आप लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे। जिस शख्स के नाम पर, सोनम वांगचुक की बात कर रहा हूं, जिस शख्स के नाम पर एक फिल्म बन गई और आप लोगों ने पसंद भी की, 3 इडियट, फुनसुक वांगडू, वो सोनम वांगचुक पर ही बनी थी। एक इंजीनियर जिसने गरीबी देखी, पढ़ना मुश्किल था, इस तरह पहुंचा, सोशल एक्टिविस्ट बना, और उसका जो विजन है, उसको फॉरेन कंट्री उस प्रोजेक्ट को खरीद रही है। उस विजन को जो सोनम वांगचुक के पास है, जो प्रैक्टिकल्स उसने लद्दाख में किए, उसको बड़े बड़े देश अडॉप्ट करना चाहते हैं। वो आदमी अचानक से देशद्रोही कैसे हो गया? उसके पाक के साथ लिंक कैसे हो गए? और मुझे लगता है कि जो सरकार, प्रशासन और पुलिस कह रही है वो ठीक भी हो सकता है, उनकी इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन सवाल ये आता है यहां पर कि जब लद्दाख में हालात खराब हुए, आगजनी हुई, वायलेंस हुई, 4 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई, हालात बेकाबू हो गए, उसके बाद ही ये सब कुछ क्यों हुआ? उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया बड़े गंभीर आरोप के साथ। मेरा सवाल यह है कि अगर ये सब नहीं हुआ होता, क्या सोनम वांगचुक बाहर होते? ये सब इल्जामात, एलिगेशन उन पर नहीं लगते? तो इतने सालों से हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारी जो पुलिस है, हमारा जो प्रशासन है, हमारी जो सरकार है, वो क्या कर रही थी फिर? सोनम वांगचुक पर इतने गंभीर आरोपों पर उनको अरेस्ट किया गया है, तो आज से पहले वो बाहर क्यों थे? क्या ऐसी बड़ी डेवलपमेंट हुई कि उनको अचानक अरेस्ट करना पड़ा इतने गंभीर आरोप के साथ? अगर अरेस्ट किया जाता कि जो वायलेशन लद्दाख में हुई है उसको बढ़ावा दिया है सोनम वांगचुक में, बात समझ आती कि ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद ये एक्शन हुआ। लेकिन जो आरोप लगे हैं उन पर, जो एलिगेशंस हैं, वो इस हादसे के बाद फ्रेम हुए, वो समझ से परे है।
सोनम वांगचुक कहते हैं कि हमारी कितनी 1000 किलोमीटर जमीन चाइना निकल गया, वो इस पर बात करते हैं। अगर वो इस पर बात करते हैं तो दिल्ली की सरकार, केंद्र सरकार इस पर अपना स्पष्टीकरण क्यों नहीं देती? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप इसको साफ क्यों नहीं कर देते कि जो सोनम वांगचुक कह रहा है वो गलत है? ऐसा कुछ नहीं है। जब इल्जाम लगते हैं तो उसकी पुष्टि भी होनी चाहिए। नहीं, ये गलत कह रहा है ये आदमी, ऐसा कुछ है नहीं। उस पर आप खामोश हो तो फिर सोनम वांगचुक की बात मानने का मन करता है। तो ये कुछ सवाल थे, असमंजस में थे। हालांकि मुझे याद है कि सोनम वांगचुक लद्दाख से लेकर दिल्ली तक पैदल गए उन लोगों से मिलने के लिए, उनको आश्वासन दिए गए। एक लंबे समय से पहले भी अनशन में थे, अभी भी 13 दिन से अनशन पे थे। तो क्या आपको लगता है कि डेमोक्रेटिक सेटअप में जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट का प्रावधान है, आप उसका मतलब जानते हो क्या है? उसका मतलब यह है कि सरकार, प्रशासन, कोई भी देश अपनी जनता को यह अनुमति देता है कि आप शांतिप्रिय ढंग से मुझे अपना इश्यू बताओ। आप प्रोटेस्ट कर सकते हो पीसफुल ढंग से कि आप मुझे अपना इश्यू बताओ, मैं उस पर काम करूंगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि आपके घर में कोई इश्यू हुआ, आपके दिमाग में चल रहा है, आपने वायलेंस कर दी, वो बताने का तरीका नहीं। पीसफुल ढंग से बताओ मुझे। हो सकता है कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो सरकार के पास नहीं पहुंचते, प्रशासन के पास नहीं पहुंचते, इसीलिए डेमोक्रेटिक सेटअप में पीसफुल प्रोटेस्ट का प्रावधान है। आपकी बात हमें पता तो चले। तो सवाल मेरा यह है कि पिछले कई सालों से लद्दाख जो पीसफुली डिमांड कर रहा है 6th शेड्यूल की, उस पर आपकी क्या डेवलपमेंट है? कुछ वादे आपने किए थे, हिल कौंसिल के जब चुनाव हुए थे आपने कुछ वादे किए थे। उन वादों के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने वहां से सीट्स भी निकाली जो रिसेंट इलेक्शन हुए। उसके बाद भी उनके इस इश्यू को एड्रेस क्यों नहीं किया गया? लंबे समय तक अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है, आप उसकी सुन नहीं रहे हो, तो उसके अंजाम ऐसे ही होंगे। हालांकि जो हुआ वो निंदनीय था, वो गलत था, वो किसी भी तरह से सराहनीय नहीं है। लेकिन आज सोनम वांगचुक अरेस्ट है, चार्जेस गंभीर है। तो सवाल मेरा यह है कि जो सरकार और प्रशासन, जम्मू कश्मीर लद्दाख पुलिस ने, डीजीपी साहब ने जो बयानात दिए हैं वो बिल्कुल सही हो सकते हैं, जो वो कह रहे हैं वैसा ही होगा। लेकिन ये सब कार्रवाई करने के लिए, ये सब फ्रेम जो धाराएं हैं, जो इल्जाम है, उन पर फ्रेम करना का, इस इंसिडेंट का इंतजार क्यों किया जा रहा था? इससे पहले क्यों नहीं फ्रेम कर दिया? जब वो अनशन पे थे, पीसफुल अनशन पर बैठे हुए थे, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, तभी उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर लिया गया इन एलिगेशन को दिखाकर? ये सबसे बड़े सवाल है। इसलिए मैंने कहा कि यह समझना बहुत मुश्किल है कि सच क्या है, फरेब क्या है, धोखा क्या है। यह समझना बहुत मुश्किल है। और उसके साथ महराज मलिक का पीएस से, अगर मैं अपनी पूरी कोशिश भी कर लूं, मैं महराज मलिक का पीएस से नहीं समझ पा रहा हूं, नहीं समझ आता मुझे समझ आता है महराज मलिक ने बदतमीजी की थी। महराज मलिक अपनी लिमिट क्रॉस कर गया था। एक एमएलए को यह शोभा नहीं देता कि उसकी जुबान पर उसका कंट्रोल ना हो, और ऐसा एमएलए हमें चाहिए भी नहीं जो इस कीमत पर काम करे, जिसकी जुबान जो है बदजुबानी में तब्दील हो जाए। इस सब बातों से मुझे ऐतराज है, लेकिन उसका पीएस से समझ नहीं आता मुझे। इसलिए मैंने कहा कि यह समझना अब बहुत मुश्किल हो गया जिस दौर से हम लोग निकल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जिसकी लाठी उसकी भैंस। लाठी हमारे हाथ में है, भैंस हमारे हिसाब से चलेगी। अगर दाएं बाएं हुई तो फिर गई भैंस पानी में, और वो पानी इतना गहरा है, अगर भैंस उसमें चली जाए बाहर नहीं आ सकती। वो पानी इतना गहरा है। हम उम्मीद करते हैं कि लद्दाख के लोगों को जिस तरह से हम पीसफुल ढंग से आज से सालों पहले तक देखते आए हैं, वो पीस लद्दाख में लौट आए, और वो डंडे की जोर पे ना लौटे, वो डराने से ना लौटे, वो उनसे बात करने से लौटे, उनके
जो इश्यूज हैं उनका हल निकाला जाए, फिर लौटे। इसकी उम्मीद हम करते हैं। इसीलिए शायद ये मेरे टॉपिक ऐसे होते हैं, मेरे इश्यू ऐसे होते हैं जिस पर बात करना एक सियासी नेता के लिए मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाएगा उससे बात। मुझे समझ सकता हूं उनकी मजबूरियां। मैंने पहले बताया कि एक सियासी नेता की अपनी कोई विचारधारा नहीं होती, उनका अपना कोई फैसला नहीं होता। सारे फैसले पार्टी के होते हैं, सोच पार्टी की होती है, बस उनको नोट करना होता है, उनको हां करना होता है। ये मैंने पिछले कई सालों से देखा है। मैंने क्या पता, ये तो मैं बातें करता हूं बड़ी बड़ी इस बेंच पर बैठकर, क्या पता वो सियासतदान नहीं जानता कि उनकी क्या मजबूरी होती है। अगर सियासत में बने रहना है तो वो तो करना पड़ेगा। तो मैंने पहले बताया ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऐसा ना हो सियासतदान ही पानी में चला जाए, और वो पानी बहुत गहरा है। तो इसलिए अफसोस होता है, अफसोस होता है। ऐसा जम्मू कश्मीर और लद्दाख मैंने पहले देखा नहीं था कहीं। हमें स्टेटहुड चाहिए, हमें स्टेटहुड चाहिए, हमें नुकसान है बड़ा उसका, लेकिन स्टेटहुड हमें इस कीमत पर चाहिए, जम्मू कश्मीर को पत्थरबाजी ना लौटे, टेररिज्म ना लौटे, टेररिस्ट के पीछे जनाजे में जो लोग निकलते थे वो ना निकलें। इन सब की एश्योरिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उमर अब्दुल्ला सरकार को देनी पड़ेगी। अगर स्टेटहुड मिल जाता है, ये सब शुरू हो जाता है। तारीखी कैलेंडर, जो कैलेंडर कश्मीर से निकलते थे, आज उस पर पूरी तरह से रोक है। स्टेटहुड मिलनी चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि सरकार इसको एश्योर करे। दे दो इनको 1 साल के लिए प्रोफेशनल पे स्टेटहुड। आप लोग ट्रायल पे हो, आप लोग ट्रायल पे हो। इस वक्त दिया स्टेटहुड आपको, सब पावरें आपको दी, लेकिन 1 साल के अंदर अगर एक भी पत्थरबाजी की हरकत हुई, 1 साल के अंदर किसी ने भी सियासी नेता ने जो हिंदुस्तान पाकिस्तान कर कर वोट लेते हैं, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट दी तो उन पर पीएसए लगेगा। अगर एक भी टेररिस्ट के पीछे जनाजे में लोग निकले तो वो वहां की सरकार का लैप्स होगा। उसी क्षण स्टेटहुड आपसे वापस ले ली जाएगी और अगले 10 साल तक आपको नहीं दी जाएगी। ऐसा ट्रायल निकालना चाहिए आपको। स्टेटहुड तो आप मांग रहे हो और मिलनी भी चाहिए। मैं यहां का रहने वाला हूं, हमें स्टेटहुड चाहिए, खुद मुख्तियारी चाहिए, लेकिन कंडीशन ये चाहिए कि वो सब नहीं होगा जो पहले आपके राज में होता आया है और आप उसको कंट्रोल करने में पूरी तरह से फेल थे। स्टेटहुड आपके पास थी, पावर आपके पास थी, उस वक्त भी आप फेल थे। वो बयान नहीं भूलता। हमें पता होता इस बिल्डिंग के अंदर उस टेररिस्ट का नाम लेकर बताया गया, अगर हमें पता होता वो अंदर है तो हम इस ऑपरेशन को नहीं होने देते। एक चीफ मिनिस्टर जब ये कहे, उस वक्त की साबका चीफ मिनिस्टर ये बयान दे, तो वो बड़ा ही किसी भी तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा। स्टेटहुड मांगो जरूर और मिलनी भी चाहिए, शर्तें मैंने आपको बता दी। बाकी मैंने बता दिया कि अब मुश्किल हो रहा है यह समझना कि सच्चाई क्या है और धोखा क्या है। बस आज की रिपोर्ट इतनी ही थी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।